नमस्कार, स्वागत है आपका फायदेमंद फंड्स में। और आज जिस फंड मैनेजर से हम आपकी मुलाकात कराएं उनका नाम है श्रेयस देवलकर, जो एक्सिस का फ्लेक्सी कैप फंड मैनेज करते हैं। और फंड के बारे में बातचीत होगी, मार्केट के बारे में बातचीत होगी, और कहाँ नज़र है आपके फंड मैनेजर की, किस थीम पे, किस चीज़ों पे वो ध्यान रखे, इस सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो श्रेयस, बहुत बहुत स्वागत है आपका फ़ायदेमंद फंड्स में। तो हम लोग ब्रॉडर पिक्चर में मार्केट में घुसे, लेकिन सबसे पहले हमें तो ये बताइए कि ये जो फ्लेक्सी कैप फंड है, इसके अंदर क्या होता है, इसका नाम फ्लेक्सी कैप से क्या समझिए, क्योंकि बहुत सारे नए लोग जो इस शो को देख रहे हैं वो जानना चाहते हैं कि फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप क्या होते हैं। तो आप देखेंगे कि कुछ साल पहले मार्केट में फ्लेक्सी कैप या मल्टी कैप कैटेगरी ऐसे अंतर नहीं था, पर अभी एक डिस्टिंक्ट डिफरेंट है दोनों में। कि फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में ऐसा होता है कि जनरली आप देखो कि मार्केट में लार्ज कैप कंपनियां रहती है, मिड कैप कंपनियां रहती है और स्मॉल कैप कंपनियां रहती है। तो फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में फंड मैनेजर इन तीनों सेगमेंट्स में से कोई भी सेगमेंट में कितना भी इन्वेस्ट कर सकता है। तो देयर इज अ फ्लेक्सिबिलिटी इन इन्वेस्टिंग, इसके लिए उसे फ्लेक्सी कैप कैटेगरी कहा जाता है। मल्टी कैप कैटेगरी में परसेंटेज के रिस्ट्रिक्शंस है कि आपको 25% से ज़्यादा स्मॉल कैप, मिड कैप, ये सब सेगमेंट में रखना है। तो इसीलिए मल्टी कैप कैटेगरी, जिसमें डिफाइंड इन्वेस्टमेंट है कि लार्ज में कितना होगा, मिड में कितना होगा, स्मॉल में कितना होगा, उसमें डिफाइंड उसके डेफिनेशंस है। तो इस तरीके से फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में फ्लेक्सिबिलिटी पूरी होती है फंड मैनेजर को, वही मल्टी कैप कैटेगरी में उसमें डिफाइंड इन्वेस्टमेंट रहते हैं, तो एक्सपोजर्स है वो डिफाइंड रहते हैं। तो ये अंतर है। तो यानी फ्लेक्सी कैप फंड का जो फंड मैनेजर है वो ज़्यादा लिबर्टी ले सकता है। अगर उसको कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी दिख रही है तो वो मिड कैप या स्मॉल कैप में या लार्ज कैप में, जहाँ भी उसको लगता है, तो वहाँ पे वो थोड़ा एक्सपोजर ज़्यादा ले सकता है। तो ये तो हुआ फंड जिसकी हम लोग आज चर्चा करेंगे, फ्लेक्सी कैप फंड की। लेकिन फंड की डिटेलिंग में जाए इससे पहले थोड़ा एक एनवायरनमेंट को भी समझते हैं। श्रेयस, बाज़ार ने एक बहुत शानदार प्रदर्शन किया, दुनिया के तमाम बाज़ारों को उसने बीट किया है, और इसीलिए हम लोग कह रहे हैं कि हमने न्यू हाई भी देख लिया, और बहुत सारे सेक्टर्स में रैली, बैंकिंग फाइनेंशियल में तो अभूतपूर्व रैली चल रही है। इस सिनेरियो को आप लोग कैसे रीड करते हैं? कोई आगे हेडविंड्स आपको दिखते हैं कि या बिल्कुल क्लियर पाथ है, आगे कोई ऐसी बड़े इश्यूज नहीं है, छोटे मोटे बीच बीच में आते रहते हैं? तो एक अपने जो इम्पोर्टेंट चीज़ हाईलाइट करी है कि इंडिया का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा है, उसके पीछे के जो आप रीज़न देखेंगे तो वो बहुत इम्पोर्टेंट रीज़न है। जैसे इंडिया का जो एक्सटर्नल डेट, हम जिसे बोलते हैं कि डेट जो आउटसाइड कंट्रीज से लिया गया है, तो एक्सटर्नल डेट टू जीडीपी वो अपना कम है। ये समवेयर अराउंड 15 से 20% के करीब आता है अपना। तो ये बहुत कम है कंपेयर टू मोस्ट ऑफ द वेस्टर्न कंट्रीज। तो उनका जनरली 100%, 200% इतना ज़्यादा तक रहता है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अपना एक्सटर्नल डेट कम है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, जब वो इक्विटी मार्केट के बारे में हम बात करते हैं, कि लिवरेज या फिर जिसे हम बोलते हैं कि कंपनी में डेट कितना है, कंपनी में ने लोन कितना लिया है, तो वो इस बार और ये साइकिल में बहुत कम पाया गया है। तो आप अगर देखोगे कि कॉर्पोरेट डेट, यानी पूरे कॉर्पोरेट सेगमेंट का डेट, हम अगर बीएफएसआई सेगमेंट यानी फाइनेंशियल सर्विसेज सेगमेंट को बाजू में रखे, आउट ऑफ टॉप 500 कंपनी इंडिया में है, तो कॉर्पोरेट डेट टू जीडीपी बहुत ज़्यादा गिरा है लास्ट 10 साल में। तो इसका इम्पोर्टेंट रिपरकशन ये आता है कि वैल्यूएशंस पे, जिसका इम्पोर्टेंट रिपरकशन आता है कि कंपनीज, कोई भी स्लो डाउन हो मार्केट में, मंदी, इकोनॉमी में अगर स्लो डाउन आ गया या फिर कोई सेगमेंट में प्रॉब्लम हो गई, तो ऐसी कंपनियां जिसमें डेट कम है उनकी रिस्क कम हो जाती है। तो ये दूसरा रीज़न है जिसकी वजह से इस बार कंपेयर टू से 10 साल पहले जब ट्विन डेफिसिट क्राइसिस था, तो वो कंपैरिजन में आज आप देखोगे तो मोस्ट ऑफ द कंपनीज का डेट बहुत कम है। तो इसीलिए और एक कंफर्ट मार्केट में आ जाता है। अभी रिस्क आप देखना चाहे तो मार्केट में रिस्क तो ऑब्वियसली हमेशा रहती है। अभी आप यहाँ से शुरू करें तो ऑब्वियसली इन्फ्लेशन रिस्क है। इन्फ्लेशन कम करने के लिए बहुत सारी मेजर्स किए जाते हैं। आज ही जैसे रेट हाइक हुआ है, तो ये रेट हाइक का साइकिल चालू है, उसका एक
नेगेटिव इम्पैक्ट आता है ऑब्वियसली आपके ग्रोथ पे। तो ग्रोथ स्लो डाउन अगर ज़्यादा हो गई तो ऐसे बहुत सारे रिस्क पैरामीटर हमेशा रहते हैं। पर इम्पोर्टेंट पैरामीटर इसलिए जो मैंने बोला, जो फंडामेंटली कि कंपनियों की हेल्थ अच्छी है, तो अगर स्लो डाउन आ गया, साइक्लिकल प्रॉब्लम हो गए, तो भी वो कंपनियां अच्छी तरह से उसको टैकल कर लेती है। शेष एक चीज़ बड़ी मतलब दुविधा और चिंता पैदा करती है कि ब्याज दरें लगातार बढ़ रही। देखिए आरबीआई ने भी 35 बेसिस पॉइंट बढ़ा दिया, दुनिया भर में यही संकेत मिलने के भी और ब्याज दरें बढ़ेंगी। मतलब कहीं वो नहीं दिख रहा कि ये कहाँ पर रेट टर्मिनेट होते हुए दिख रहे हैं, जिसको टर्मिनल रेट कहते हैं, या कुछ साइट लगे कि अच्छा यहाँ पे जाके रुक जाएंगे। अभी ऐसा कोई सेंट्रल बैंकर खुल के बोल नहीं रहा है। तो जैसे जैसे कॉस्ट ऑफ फंड बढ़ता जाएगा तो वो एक मुश्किल पैदा करता है, या फिर आप दूसरे कैंप में हैं कि नहीं, डिमांड इतनी रोबस्ट आने वाली है जिससे अगर थोड़ा कॉस्ट ऑफ फंड ऊपर भी है तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अभी ये कैसे होता है कि ये सब जिसे इम्पॉसिबल ट्रिनिटी बोलते हैं कि आपको इन्फ्लेशन भी कम चाहिए, ग्रोथ ही भी ज़्यादा होनी चाहिए और इसका इम्पैक्ट ना आए, तो ये थोड़ा एक इम्पॉसिबल हो जाता है। और उसमें एक सबसे बड़ी बात है कि इस बार के जो इन्फ्लेशन है वो, जिसे हम बोलते हैं सप्लाई कंस्ट्रेंट की वजह से ज़्यादा है। ऐसा नहीं कि डिमांड कम है, डिमांड भी अच्छी है, पर सप्लाई कंस्ट्रेंट जो बोलते हैं उसकी वजह से इन्फ्लेशन बहुत सारे कमोडिटी में ज़्यादा हो गए हैं। वो सप्लाई कंस्ट्रेंट क्रिएट हुए पहले कोविड की वजह से, लॉकडाउन की वजह से, उसके बाद जियोपॉलिटिकल रिस्क की वजह से, उसके बाद इवन द वॉर, द रिसेंट वन। तो ये सब चीज़ों की वजह से ये इन्फ्लेशन ज़्यादा हो रहे हैं। अभी इंटरेस्ट रेट और मॉनेटरी पॉलिसी एज ए टूल जो वर्ल्ड वाइड यूज किया जा रहा है, इंडिया में भी यूज किया जा रहा है, उसका रिपरकशन और उसके इम्पैक्ट इन्फ्लेशन में आने के लिए थोड़ा टाइम लगता है। और उसका डायरेक्टली प्रोपोर्शन नहीं, क्योंकि आपको डिमांड बहुत ज़्यादा कम करनी पड़ेगी और ऑब्वियसली उसका ऑफशूट आएगा ग्रोथ स्लो डाउन पे। तो अब तक के जो नंबर्स है वहाँ पे ग्रोथ स्लो डाउन ऐसे बहुत ज़्यादा पैमाने पे दिखी नहीं गई है, जो अंडरलाइंग सिनारियो को बहुत अच्छी तरह से रिफ्लेक्ट करता है। उसके एक दो कारण है, जैसे मैं पहले बता रहा था कि कंपनियां की हेल्थ अच्छी है, डेट है नहीं। दूसरा चीज है कि इवन रिटेल सेक्टर यानी उनमें भी डेट ज़्यादा है नहीं, क्योंकि लास्ट टाइम आप अगर कोई भी क्राइसिस देखोगे तो उसमें क्या हुआ था कि डेट ज़्यादा थे, तो वो डेट ज़्यादा होने का इम्पैक्ट एसेट क्वालिटी पे हो गया, फिर बैंकों पे आ गया और उसकी एक साइकिल शुरू हो गई। इस बार कॉर्पोरेट सेक्टर में ज़्यादा डेट है नहीं, स्पेशली इंडिया में। रिटेल सेक्टर का क्रेडिट क्वालिटी अच्छा था जो हमने कोविड में देख लिया। तो इसकी वजह से ये इंटरेस्ट रेट बढ़ने के जो निगेटिव्स आते हैं, जैसे इंटरेस्ट कॉस्ट बढ़ गई, बट इंटरेस्ट कॉस्ट बढ़ गई लेकिन कंपनी को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि डेट ज़्यादा है नहीं। इंडिया ने एब्सोल्युटली ये जो एब्सोल्यूट इंटरेस्ट कॉस्ट है वो हमने पहले भी देखी है, प्री कोविड भी अपने पास ऑलमोस्ट इतना ही रेट हुआ करता था, राइट। तो पर वेस्टर्न वर्ल्ड में हाँ, तो ये इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा है उनके लिए, क्योंकि उन्होंने इतना ज़्यादा इंटरेस्ट रेट देखा नहीं है। पर इंडिया ने इतने ज़्यादा इंटरेस्ट रेट प्री कोविड भी हमारे पास थे, तो वो कॉन्टेक्स्ट में देखे तो इंटरेस्ट रेट बढ़ तो रहे हैं, पर उसका इम्पैक्ट जो कि हम ये प्रोसेस से पहले भी जा चुके हैं, तो इसलिए और लिवरेज कम है सिस्टम में, क्रेडिट का क्वालिटी अच्छा है, इसके लिए सिस्टम में इसका इम्पैक्ट कदाचित ज़्यादा नहीं आना चाहिए। तो एक बेसिक जो इन्वायरमेंट चाहिए वो बहुत स्ट्रांग है, इसलिए बहुत असर नहीं पड़ेगा। चलिए अब शेयर्स आपके फंड के बारे में बात करते हैं। एक्सिस फ्लेक्सी कैप फंड, फंड मैनेजर के तौर पर इस फंड में आप का ज़्यादा ध्यान कहाँ रहता है? मतलब चूंकि फ्लेक्सिबिलिटी है आपके पास, तो मिड कैप, स्मॉल कैप का क्या सबसे ज़्यादा क्या अच्छा लगता है आपको, कहाँ ज़्यादा ध्यान देते हैं? तो जैसे कि ये सेगमेंट है जिसमें आप ऐसा एक प्री कंसीव नोशन से नहीं जाते हो कि मुझे लार्ज इतना रखना है, मिड इतना रखना है, स्मॉल इतना रखना है। कोई भी सेगमेंट में अच्छी कंपनियां मिली तो उसका सिलेक्शन किया जाता है। तो ये जो लार्ज है, मिड या स्मॉल, ऐसा हम जनरली देखने की कोशिश नहीं करते, बट फिर भी ऑब्वियसली आप जब इन्वेस्ट करते हो तो उसका एक आउटकम आ जाता है। तो आप आउटकम के हिसाब से देखें तो आप देखोगे कि ये फंड में स्मॉल कैप और मिड कैप है,
बट इतने ज़्यादा है नहीं। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 70% प्लस लार्ज कैप होंगे, और बाकी ऑलमोस्ट 10-11% के करीब स्मॉल, और उसके अराउंड उससे कम मिड कैप रहेंगे। तो आउटकम ये फंड का वो रहेगा अगर आप लास्ट मंथ इनका पोर्टफोलियो देखें तो। अच्छा, चूंकि आपके पास तो एकदम खुला आकाश है, जहां आपने खुद ही कहा कि जहां ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी, जहां ज़्यादा रिटर्न बनाने की मौका मिलेगा वहां आप जाएंगे। तो अब इसमें डिप बाई करते हैं आप, या आप देखते हैं कि मोट वाली कंपनीज बढ़िया दिख रही, प्राइसिंग पावर वाली, क्या क्राइटेरिया क्या चुनते हैं आप? कैसे पता लगता है कि इसमें ज़्यादा पैसा बनेगा तो वहां पे आपको एंट्री लेनी है? सबसे इम्पोर्टेंट पैरामीटर इक्विटी मार्केट में वेल्थ क्रिएट करने के लिए रहता है कि कंपनी की क्वालिटी इन टर्म्स ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस, इन टर्म्स ऑफ रिटर्न ऑन इक्विटी, अगर नॉन फाइनेंशियल कंपनी है तो फ्री कैश फ्लो जनरेशन, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मायने करती है, जो क्वालिटी को रिफ्लेक्ट करती है। एंड ऑब्वियसली ग्रोथ है एक सबसे इम्पोर्टेंट, और स्ट्रक्चरल ग्रोथ। जैसे कुछ सेगमेंट्स में 1 साल या 2 साल ग्रोथ आ जाती है पर कंटिन्यूसली ग्रोथ नहीं आती, तो हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि स्ट्रक्चरल ग्रोथ है कि नहीं, जिसकी वजह से आपको कंपाउंडिंग इफेक्ट मिलता है। क्योंकि अगर स्ट्रक्चरल ग्रोथ नहीं हुई तो टाइमिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपने बराबर टाइम पे कंपनी खरीदी या नहीं खरीदी। पर अगर आप ऐसे सेगमेंट या कंपनीज ढूंढने की कोशिश करोगे कि जहाँ पे स्ट्रक्चरल ग्रोथ है, कंपाउंडिंग हो, ईयर आफ्टर ईयर ग्रोथ आ रही है, तो उसमें आप भले वैल्यूएशन में आगे पीछे हो जाए, पर आपको ओवर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम वैसेस कंपनीज में जनरली वेल्थ क्रिएशन बेटर रहता है। तो हम इसीलिए क्वालिटी कंपनी जिनका रिटर्न ऑन इक्विटी अच्छा हो, कैश फ्लो प्रोफाइल अच्छा हो, कॉर्पोरेट गवर्नेंस अच्छा हो, और ग्रोथ जिसमें ग्रोथ स्ट्रक्चरल ग्रोथ हो, ना कि एक साल 50% ग्रोथ हो गया और अगले साल ग्रोथ ही नहीं हुआ, तो हम वैसा कंपनी अवॉइड करते हैं। शेयर्स 35% होल्डिंग है आपकी फाइनेंशियल सर्विसेज में, और इस वक्त ये दौर है कि मतलब किसी से भी आप बात कीजिए तो बैंकिंग फाइनेंशियल में एक्स्ट्रा ओवर बुलिश है। हर फंड में, हर पीएमएस में, या किसी एचएनआई, मतलब जिससे भी आप बात करिए बैंकिंग फाइनेंशियल में एक्स्ट्रा सुपर बुलिश है। क्या इसमें बहुत ज़्यादा कंसेंसस क्रिएट का डर तो नहीं बन रहा अब? तो आप अगर क्रेडिट ग्रोथ, इसलिए क्रेडिट ग्रोथ के बारे में बात करें, इसका एक मेन बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है क्रेडिट ग्रोथ और असेट क्वालिटी। तो क्रेडिट ग्रोथ अगर आप प्री कोविड लेवल है 2020 में अगर हम जाएं, क्योंकि मैं वहां का नंबर देखने की कोशिश हमेशा करता हूं, क्योंकि लास्ट ईयर में क्या हुआ है कि आफ्टर कोविड बेस इफेक्ट से ग्रोथ नंबर्स थोड़े ज्यादा दिखते हैं। तो आप अगर प्री कोविड लेवल पे भी देखें तो रिटेल क्रेडिट ग्रोथ इंडिया में ऑलमोस्ट अर्ली टीन्स में हुआ करती थी CAGR। बहुत कम सेगमेंट्स है और बहुत कम सेक्टर्स है जो कंसिस्टेंटली इतनी ग्रोथ देते हैं। तो फाइनेंशियल सर्विसेज और उसमें स्पेशली रिटेल क्रेडिट का जो सेगमेंट है, उसने स्ट्रक्चरली ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम आपको ग्रोथ दी है। तो उसकी वजह से फाइनेंशियल सर्विसेज का वेल्थ क्रिएशन भी अच्छा रहा है इंडिया में, और तो ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पैरामीटर होता है। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात है क्रेडिट साइकिल की, असेट की क्वालिटी कैसी है। जैसे मैं बता रहा था कि कॉर्पोरेट का एब्सोल्यूट डेट लेवल अभी कम है, तो जनरली ऐसे सिनारियो में आपका क्रेडिट क्वालिटी अच्छा रहता है। ऑन द अदर हैंड रिटेल साइड में भी क्रेडिट क्वालिटी अच्छा। हमने देखा कि जब कोविड हुआ तभी लग रहा था कि सबके असेट क्वालिटी बहुत डिटेरियोरेट होगी, इम्पैक्ट आया पर लेकिन बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आया। तो ये 2-3 चीज़ों की वजह से कि आप जब क्राइसिस कोई भी सेक्टर कैसे हैंडल कर लेता है, और उसके बावजूद ग्रोथ आ पाती है कि नहीं, तो स्पेशली ये क्रेडिट ग्रोथ और असेट क्वालिटी, इन दोनों में ये सेक्टर ने बहुत अच्छा डिलीवरी दिखाया है। तो इसीलिए फाइनेंशियल सर्विसेज एज अ सेगमेंट हमने पोर्टफोलियो में रख दिया है। FMCG में आपका एक्सपोजर काफ़ी कम है, क्या इन्फ्लेशन के डर की वजह से, या आपको लगता है कि अभी बहुत ज़्यादा ग्रोथ वहाँ पे नहीं है? जनरली कोई भी सेक्टर है जिसमें पेनिट्रेशन बहुत ज़्यादा हो, तो आपको वो सेगमेंट में ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा डिपेंडेंस रहना पड़ता है कि अभी
ओवरऑल इकोनॉमी कैसे करेगा और फिर मैक्रो एनवायरनमेंट कैसा रहेगा। तो एफएमसीजी में पेनिट्रेशन ऑलरेडी ठीक ठाक ज़्यादा है। तो इसीलिए क्या होता है उसमें कि अगर अपर पर्टिकुलर सेगमेंट ने अच्छा नहीं किया, जैसे इन लास्ट फ्यू ईयर रूरल सेगमेंट अच्छा नहीं कर रहा है, या फिर तो फिर कोई पर्टिकुलर सब सेगमेंट अच्छा नहीं कर रहा है, तो फिर बाकी का सेगमेंट है उसमें ऑलरेडी पेनिट्रेशन ज़्यादा है, तो फिर ओवरऑल ग्रोथ आने में दिक्कतें आ जाती है। तो इसीलिए एफएमसीजी एज ए सेक्टर अगर आप देखें तो उसका ग्रोथ, लॉन्ग टर्म ग्रोथ है वो जनरली वॉल्यूम ग्रोथ प्लस इन्फ्लेशन जिसे हम गिनते हैं, तो इससे आपको ओवरऑल रेवेन्यू ग्रोथ मिलता है। तो आप उसके सामने अगर आप रिटेल क्रेडिट ग्रोथ देखें या फिर रिटेल सेगमेंट ग्रोथ देखें, रिटेल कंपनीज जो रहती है जो जिनकी ग्रोथ अपार्ट फ्रॉम कंजम्पशन, न्यू स्टोर ओपनिंग एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली एफिशिएंट कैपिटल अलोकेशन से, क्योंकि न्यू स्टोर ओपनिंग आप डेट लेके भी कर सकते हो, लेकिन अगर कोई रिटेल कंपनियां न्यू स्टोर ओपनिंग कर पाती हो और उनके रिटर्न ऑन इक्विटी भी अच्छे हो, तो ऐसे कंपनियों का ग्रोथ हमेशा जनरली एफएमसीजी से ज़्यादा आता है। तो इसीलिए हम ये देखना चाहते हैं कि कोई भी सेक्टर आप चूज करें तो उसमें स्ट्रक्चरल ग्रोथ ज़्यादा हो। तो अभी यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और जब ब्रेक से वापस आएंगे तो कुछ सेक्टर्स की चर्चा करेंगे, कुछ नए आइडियाज की चर्चा करेंगे जहां श्रेयस इस समय अपना ध्यान रख रहे हैं। जब का सिलसिला, सबसे पहले चलते हैं राजस्थान, जहां से जयपुर से भगवान कौरवानी जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। नमस्कार, कैसे हैं आप? बढ़िया सर, अच्छे बढ़िया हूँ। बताएं क्या उलझन है? मेरा ये सवाल है कि हाँ, मैं नेक्स्ट ईयर में रिटायर हो रहा हूँ, तो हमारे यहाँ जो मैं बैंक ऑफ इंडिया जयपुर में पोस्टेड हूँ। अच्छा। तो हमारे रिटायरमेंट में क्या है, हमारे जो लीव इनकेशमेंट हो रही है जो 240 या सेंट्रल गवर्नमेंट का 300 है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर तो एग्जम्प्टेड है। क्या पब्लिक सेक्टर बैंक के अंदर एग्जम्प्टेड अप टू 3 लाख लिमिट है या वो भी फुल एग्जम्प्टेड है? गौरी? नहीं, देखिए जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं उनके लिए जो लीव इनकैशमेंट होती है वो पूरी की पूरी एग्जेम्प्ट होती है, लेकिन उसके अलावा जो भी एम्प्लॉयज़ होते हैं, चाहे वो नेशनलाइज्ड बैंक के एम्प्लॉयज़ हों, पीएसयू के हों, वो सभी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं माने जाते। तो उनके केस में जो लिमिट है, जो आपको डिडक्शन मिलेगी वो मैक्सिमम 3 लाख की मिलेगी। तो अगर आपको लीव इनकैशमेंट 3 लाख से ज़्यादा मिल रही है तो 3 लाख तक एग्जेम्प्ट है और उसके ऊपर की टैक्सेबल है। 3 लाख से कम मिल रही है तो जितनी मिल रही है वो सारी एग्जेम्प्ट है। तो आपकी जो थ्रेशोल्ड है वो है 3 लाख और आपको जो पूरी की पूरी लीव इनकैशमेंट मिल रही है वो नॉन टैक्सेबल नहीं होगी, क्योंकि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं माने जाएंगे। चलिए, तो कौरवानी साहब, उम्मीद करता हूँ आपकी उलझन दूर हो गई होगी। क्यों? बिल्कुल। और रिटायरमेंट के लिए आपको शुभकामनाएं। फिर भी कोई रिटायरमेंट के बाद भी कोई उलझन हो तो बताइएगा, हमारे पास कई सारे रिटायर्ड लोगों के फोन आते हैं, उनकी उलझनें हम लोग दूर करते हैं। चलिए शुरू करते हैं, चलते हैं अगले सवाल पे, जो कि पटना बिहार से आया है, विपिन कुमार सिंह साहब का हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। विपिन जी नमस्कार, क्या उलझन है आपकी? नमस्कार जी 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 नमस्कार। ये हम 16 के दिसंबर में रिटायर किए हैं जी, तो 17 के मार्च 31 तक का जो फॉर्म 16 मिला है हमको, उसमें मेरा पैसा जो इनकम टैक्स में कटना चाहिए मेरे विभाग के द्वारा वो काट लिया गया है, लेकिन वो विभाग से पैसा जमा नहीं किया गया है। अच्छा। और ये रकम लगभग 21,000 का था। अच्छा। और जिसका इंटरेस्ट तो 16 से बढ़ते बढ़ते अभी हो गया है 29,000 के आसपास। ठीक है। तो वो विभाग से जमा नहीं किया है, लेकिन डिमांड में हमको दिखाता है। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? क्या ये आपके फॉर्म 26A में रिफ्लेक्ट कर रहा है, अगर आपको जानकारी हो इसके बारे में? हाँ, नहीं, फॉर्म 16 में वो दिखाई दे रहा है। फॉर्म 26A में दिखाई दे रहा है क्या? नहीं, फॉर्म 26AS में वो दिखाई नहीं दे रहा है। अच्छा, क्योंकि विभाग जमा नहीं किया है विभाग के द्वारा। ठीक है, ठीक है। तो देखिए, इसमें कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है, क्योंकि अगर आपका TDS कटा है और जमा हुआ है तभी वो 26A आपके फॉर्म 16 में आएगा। फॉर्म 16 में ऐसे नहीं आ सकता।
तो पहले तो आप अपना फॉर्म 16 चेक कीजिए क्या वो ओरिजिनल फॉर्म 16 है, क्योंकि कई बार ऐसा कोई केस सामने आता है जहाँ पे जो एम्प्लॉयर है उसने जो फॉर्म 16 दिया है वो ट्रेसेस की वेबसाइट से डाउनलोडेड नहीं होता। तो आप चेक कीजिए कि आपका जो फॉर्म 16 है वो ट्रेसेस की वेबसाइट से ही डाउनलोडेड है और ओरिजिनल है, ऑथेंटिक है, सरकारी वेबसाइट से सरकार के द्वारा दिया गया है। अगर ये नहीं है तो आप अपने एम्प्लॉयर को कन्फ्रंट कर सकते हैं और आपका हक बनता है कि आप ट्रेसेस से डाउनलोडेड फॉर्म 16 मांगे। अब दूसरी बात यह है कि अगर आपके पास ओरिजिनल फॉर्म 16 ही है, यानी कि ऑथेंटिक फॉर्म 16 है, तो 26 ईयर्स में भी आना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि 26 ईयर्स में नहीं आ रहा और फॉर्म 16 में आ रहा है। तो आप अपना फॉर्म 16 लेके डिपार्टमेंट चले जाइए, डिपार्टमेंट को अपना फॉर्म 16 दिखाइए। फॉर्म 16 में जो जानकारी होती है आपकी टीडीएस की, उससे जो डिपार्टमेंट है वो ट्रेस कर पाएगा कि ये आपका ऑथेंटिक है कि नहीं और उनके सिस्टम में रिफ्लेक्ट कर रहा है कि। स्वागत है एक बार फिर से आपका फायदेमंद फंड्स में, और आज हम बातचीत कर रहे हैं एक्सिस फ्लेक्सी कैप फंड के फंड मैनेजर श्रेयस दिवलकर के साथ, जो एक ऐसा फंड मैनेज करते हैं जहां पे इनके पास फ्री हैंड बहुत है, यानी किसी भी साइज की कंपनी में निवेश कर सकते हैं। तो अब तक हमने काफ़ी बातचीत की और अब हम समझते हैं कि इस वक्त कौन से सेक्टर्स, कौन से आइडियाज़ पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। एफएमसीजी को मैं मानता हूँ कि स्ट्रक्चरली इनके पास प्राइसिंग पावर होती है, जिस भाव में बेचते हैं आपको उसी भाव में लेना पड़ता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पिछले 1-2 साल से इनके पास प्राइसिंग पावर नहीं है। बैंक जो है वो उनकी प्राइसिंग पावर का कोई मैच नहीं, वो जितने में लोन देंगे आपको लेना ही पड़ेगा, उसमें आपके पास चॉइस नहीं है। तो ये दो जो सेक्टर हैं जहां पे आपको लगता है बैंक के पास बहुत प्राइसिंग पावर है डिस्पाइट की ब्याज दरें बढ़ रही हैं, और एक सेक्टर से जहां पे प्राइसिंग पावर इस समय निकल गई है, तो आपने इसको छोड़ दिया अभी बीच में। इनके बीच में बहुत सारे जो रिटेल के सेगमेंट है जिसमें आपका एक्सपोजर भी है, जहां पे आपने ले रखा है, उनकी स्थिति क्या बनेगी? एक्चुअली प्राइसिंग पावर है बहुत ही इंटरेस्टिंग फिनोमेना है कि ट्रेंड क्या हो रही है मार्केट में। तो इसलिए मैं बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर ज़्यादा फोकस करना जरूरत होता है कि पेनिट्रेशन लेवल कितना है मार्केट में। तो तभी जब पेनिट्रेशन लेवल कम होता है और आप कोई भी कंपनी या सेक्टर या फिर इंडिविजुअल सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहते हो जहाँ पे पेनिट्रेशन कम है, और ऑब्वियसली इफ दैट सेक्टर इज प्रोवाइडिंग वैल्यू टू द कंज्यूमर, तो वो सिनेरियो में प्राइसिंग पावर आप देखेंगे तो रिटेल सेगमेंट के पास शायद नहीं रहेगी। पर आपको ये देखना पड़ता है कि पेनिट्रेशन लेवल ज़्यादा है, आपका पोजीशनिंग जो मार्केट में है, जो कोई भी पोजीशनिंग हो, कि आपके पास बहुत बेहतर फैशन है, आपके पास बहुत आप सबसे सस्ते में बेचते हो, या आपके पास बहुत अच्छी क्वालिटी के आइटम रहते हैं, तो जो पर्टिकुलर कंपनी ये प्रॉमिस को ईयर आफ्टर ईयर डिलीवर करती है, तो जनरली आप देखोगे कि वो कंपनियां ज़्यादा वेल्थ क्रिएट कर जाती है, ना कि अभी एक क्वार्टर में मार्जिन कितना है तो मार्जिन सस्टेन करने के लिए आपको ये करना पड़ेगा। तो ऐसा फोकस होता है, और स्पेशली अगर पेनिट्रेटेड कैटेगरी है तो उसमें दिक्कतें हो जाती है। तो इसलिए हम ये देखते हैं कि कंपनीज कितने लॉन्ग टर्म के लिए खेल रही है, और उसमें सस्टेनेबिलिटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप लॉस मेकिंग धंधा कर रहे हैं, पर कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी ऊपर नीचे हो सकता है, पर मोर देन प्राइसिंग पावर मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर है कि आप रिलेवेंट मार्केट में हो और प्रॉफिटेबली रिलेवेंट रहते हो थ्रू साइकिल्स। तो वो इंपॉर्टेंट पैरामीटर पे हम फोकस करते हैं। शायद बड़ी इंटरेस्टिंग बातचीत है। देखिए, आपने जो कहा ना उसी को दूसरे शब्दों में कहूँ कि प्राइसिंग पावर के साथ साथ आपका टारगेट मार्केट भी होना चाहिए। आप भी जानते होंगे एक शू मेकिंग कंपनी है जिसके पास अल्ट्रा प्राइसिंग पावर है अपनी इंडस्ट्री को डोमिनेट करने के लिए, लेकिन जिस ऑडियंस को या जिस मार्केट को टारगेट करते हैं उसकी प्राइसिंग पावर नहीं है। तो आप सस्ता बेचे महंगा बेचे, जब वही नहीं खरीद पा रहा तो आपकी प्राइसिंग पावर कहाँ चली? बड़ी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है जो इस समय, मैं नाम भी ले सकता हूँ, रिलैक्सो की बात मैं कर रहा हूँ, 150 रुपये की चप्पल बेचते हैं लेकिन जिसको बेचते वही बेचारा नहीं खरीद पा रहा है, तो आपकी प्राइसिंग पावर इंडस्ट्री को क्या डिस्टर्ब करेगी? ये सारी चीज़ें डायनेमिक्स है जो बदल रही, जिसको शेयर्स अपने फंड में ध्यान रखते हैं जिससे हो। शेयर्स नए आइडियाज़ क्या है इस वक्त आप पढ़ रहे हैं? बहुत सारे सेक्टर्स आप देखिए चर्निंग में चल भी रहे हैं, कुछ नीचे आ रहे हैं, कुछ अभी चलने की तैयारी कर रहे हैं। तो कोई थीम पकड़ रहे हैं आप या कोई नई स्टडी कर रहे हैं आप जिससे कि आपके जो पोटेंशियल निवेशक वो समझ सकें कि शेयर्स जी आजकल क्या कर रहे हैं? तो हमारी हमेशा ही कोशिश रहती है कि
जैसे थीम से ज़्यादा कि कौन सी कंपनी अच्छी रहती है। थीम तो क्या है कि आप थीम के ऊपर अगर इन्वेस्ट करते हो तो थीम 6 महीना साल भर रहेगी, उसमें पी का री रेटिंग होता है, डी रेटिंग होता है, वो एक चलता रहता है। मोर इम्पोर्टेंट रहता है कि वो सेक्टर और वो कंपनी थ्रू एंड थ्रू ग्रो करे कि नहीं। तो वो हिसाब से मल्टीपल सेगमेंट्स जहाँ इंडिया में ग्रोथ अच्छी आ रही है, जैसे मैंने एक बताया रिटेल क्रेडिट ग्रोथ, जहाँ पे ग्रोथ अच्छी आ रही है। रियल एस्टेट सेक्टर जहाँ पे हमने देखा कि स्पेशली टॉप 5 सिटीज में ग्रोथ उसमें अच्छी आ रही है। उसके अलावा लास्ट अगर 2-3 साल में देखें तो इंडस्ट्रियल सेगमेंट है, वहाँ पे कंपनियों ने शॉर्ट साइकिल प्रोजेक्ट्स में अच्छी ग्रोथ दिखाई। उसके अलावा आप और सेगमेंट देखोगे जैसे 4 व्हीलर कैटेगरी, उसमें पर्टिकुलर टिकट साइज के ऊपर ग्रोथ अच्छी पाई। तो ऐसा नहीं है कि ब्लैंकेट कमेंट करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि ये सेक्टर अच्छा करेगा या ये थीम अच्छी करेगी। हमेशा फोकस ये रहता है कि कोई भी अकेला सेक्टर या सेगमेंट अच्छा ना करे, पर उसमें पर्टिकुलर इंडिविजुअल कंपनीज हो या इंडिविजुअल सब सेगमेंट हो जहाँ पे ग्रोथ ठीक चल रही है, वहाँ पे फोकस करने की हम कोशिश करते हैं। बिल्कुल, तो श्रेयस का नज़रिया बिल्कुल साफ है, क्लियर है कि पैसे बनने चाहिए और फंड बेटर परफॉर्म करे, ये है मोटो। अब इसके लिए थीम पढ़नी है, सेक्टर पढ़ना है, कंपनी पढ़नी है, वो सब ये काम करते हैं, इसीलिए बेहतर रिटर्न आपको दे पाते हैं। तो फ्लेक्सी कैप के फ़ायदे अपने हैं क्योंकि फंड मैनेजर के पास फ्री हैंड है कि वो जहाँ बेटर रिटर्न देखेंगे वहाँ पे वो निवेश कर सकते हैं। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि इस सेगमेंट में ही इतना करना है। तो श्रेयस, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत सारे आपके निवेशक इस फंड के सुन रहे होंगे या जो निवेश करना चाहते होंगे वो सुन रहे होंगे। उम्मीद है उनको इस बातचीत पसंद आई होगी। अगर आप इस फंड में निवेश करना चाहते हैं तो आप अपने निवेशक सलाहकार से बात करें और इसको देख सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया श्रेयस हमारे साथ।